कुख्यात गैंगस्टर रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड को थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बहुत ही जल्द उसे नोएडा लाया जाएगा और इसी बीच एनडीटीवी ऐसा पहला न्यूज़ चैनल है जो उसके गांव से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। किस तरह से एक आम आदमी ने अपराध की दुनिया का सफर तय करते हुए स्क्रैप माफिया तक का सफर तय किया, इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। स्क्रैप है वो जबरन जो है वो यहीं लेकर आते थे। तो ये है भाई, डरा धमकाकर टेंडर्स लेना और उस तरह से इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया। ग्रेटर नोएडा से कुछ दूर डनकौर के पास दादूपुर गांव, गलियों में सन्नाटा पसरा है। जैसे ही पता चला कि एनडीटीवी की टीम आई है, लोग घरों में दुबक गए। बड़ी मुश्किल से घर का पता मिला। रवि काना उर्फ रविंद्र नागर उर्फ रवि नागर का पुलिस की फाइलों में गौतम बुद्ध नगर का सबसे बड़ा स्क्रैप माफिया और गैंगस्टर। गांव में 3 आलीशान कोठियां हैं। उनमें से एक ये सफेद रंग की 3 मंजिला कोठी रवि काना की है। ग्रेटर नोएडा से करीब 20 किलोमीटर दूर ये है दादूपुर गांव। दादूपुर गांव है गैंगस्टर रवि काना का। इसी गांव में ये शानदार आलीशान कोठी है रवि काना की। सफ़ेद रंग की 3 मंजिला एक कोठी पिछले कई सालों से वीरान पड़ी है, क्योंकि 2015 में सुंदर भाटी गैंग के लोगों ने रवि काना के भाई हरेंद्र नागर की हत्या करवा दी थी। उसके बाद भी इसी घर में एक बार और सुंदर भाटी के लोगों ने फायरिंग कराई और उसके बाद रवि काना ने अपना ये घर छोड़ दिया। तब से ये घर वीरान पड़ा है। यहाँ पर एक नौकर रह रहा था, लेकिन कई महीने पहले वो भी इस घर को खाली कर गया। रवि काना की कोठी के बगल में ये कोठी उसके ताऊ तेजवीर की है। वो रवि पर लगे आरोपों को गलत बताते हैं। हाल ही में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप भी उस पर लगा। रवि काना कैसे हैं आप बताइए। आप उनके ताऊ जी आज तक उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। उसका भाई मार दिया। जब भी उसने बस ये गलती की है, सुंदर जो था बदमाश, इसके खिलाफ गवाही दी है। अच्छा, सुंदर भाटी के खिलाफ। सुंदर भाटी के खिलाफ अपने भाई के मरने पर खिलाफत में उसने गवाही दी है। हमारे परिवार ने भी दी है और लोगों ने भी दी है। अच्छा तो यूं ही एक बदमाशी कह लो या कुछ कह लो। अच्छा, वैसे उसने आज तक कोई भी चोरी या बदमाशी या कहीं मारपीट कभी नहीं करी। उन पर रेप के आरोप लगे हैं। रेप को यही लगा बस, रेप को वो भी 4-6 महीना पीछे पुलिस में रिपोर्ट करिए। ये बिल्कुल नकली है, झूठा है एकदम। अच्छा, क्योंकि उस दिन तो वो कहीं गया और जो आजाद को नाम लिया गया उसकी मम्मी मरी है। हाँ, ये रंग बिरंगे एक और कोठी भी रवि के चाचा की है। कहते हैं कि ये कोठियां स्क्रैप के अवैध कारोबार की कमाई से खड़ी की गई हैं। दरअसल रवि काना और उसका भाई हरेंद्र कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नामी गैंगस्टर सुंदर भाटी के साथ सरिये का काम करते थे। फिर हरेंद्र की अनबन हुई तो वो सुंदर भाटी से अलग हो गया। इसके बाद सुंदर भाटी ने हरेंद्र की हत्या करवा दी। हत्या के इस केस में रवि काना ने सुंदर के खिलाफ गवाही दी। फिर अपना गैंग बनाकर वो कबाड़ के धंधे में आ गया। आरोप है कि रवि काना को जो सुरक्षा मिली उसका उसने दुरुपयोग किया और पुलिस के साथ मिली भगत से स्क्रैप से भरे ट्रकों पर कब्जा करने लगा। देखते ही देखते उसने ग्रेटर नोएडा में स्क्रैप के कई बड़े गोदाम बना लिए, ट्रक खरीदे और कुछ ही वर्षों में वो गौतम बुद्ध नगर का सबसे बड़ा स्क्रैप माफिया बन गया। उसके गैंग में 17 लोग हैं और उस पर 1 दर्जन केस दर्ज है। स्क्रैप के कारोबार में इनकी कुछ ये संलिप्त हैं और उसमें ही डरा धमकाकर टेंडर्स लेना और उस तरह से इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया था। उसकी कुछ कंप्लेंट्स थी जिसके आधार पर ये गैंगस्टर पंजीकृत हुआ है। लोग कहते हैं वो स्क्रैप माफिया है। हाँ, ये तो बताते हैं। हम भी जानते हैं कि स्क्रैप उठाया हुआ, वो पुलिस ने दिवाया हुआ। स्क्रैप का धंधा जो पहले सरिया परिया के दोनों गैंगर में झगड़े थे, पर सरिया को छोड़ के स्क्रैप में तो पुलिस ले आई उसे। उसने खुद नहीं किया, पुलिस ले आई स्क्रैप में उसे। अच्छा, अब पुलिस में हर गाड़ी उसकी चलती थी, पूरे टैक्स पैक्स सब भरसा था, कोई मतलब नहीं था।
पूरे थाने की मतलब हर महीना वो जाई, मंथली जा भाई हर महीना। अच्छा। कोई थाना कह दो कि मेरे नहीं जाए धनकौर थाने के अलावा, धनकौर थाने में कभी नहीं गई। जो नोएडा के थाने वे पूरे ले गए, जो भी काम करवा भी पुलिस करवा भाई। अरे तुम बता दो कोई बगैर पुलिस के स्क्रैप ले जाएगा? नोएडा पुलिस अब तक रवि काना की करीब 120 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। पुलिस दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में उसकी गर्लफ्रेंड के घर भी गई थी, जो रवि काना की दी हुई 100 करोड़ की कोठी में रहती है। पुलिस उसकी गैंग के करीब 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और उसके सभी गोदामों को सील कर चुकी है। लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में जो उसका नाम है वो उसका असली नाम नहीं है। रवि काना क्यों लिखा गया? वो काना तो है नहीं लड़का। रवि नागर भी लिख सके, पर काना लिखा जा रहा है, पत्रकार लिख रहे हैं। ये नाम कैसे आ गया, कहाँ से आ गया नाम? ये तो पता नहीं, अभी आया जब इसको मुलजिम बनाया। अच्छा। रवि काना तो कभी था नहीं। अच्छा ना, क्या नाम था उसका? रवि नागर ही है उसका नाम। अच्छा अच्छा। तो काना कहाँ से आ गया बीच में? ये बीच में तो बस पत्रकार ने करे या पुलिस ने करे, और दो ही चीज है, और तो कोई करेगा नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, या गाँव में भी काना ना कहे कोई। रवि काना गैंगरेप के एक मामले में अपना नाम आने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थाईलैंड भाग गया था। थाईलैंड पकड़ गया, ये कल फोन पे आया जब सल पड़ी हमें। अच्छा, किसका फोन आया था? नहीं, फोन पे आया, लिखा हुआ जब सल पड़ी ऐसा हो गया। पुलिस ने इस बीच रवि काना की पत्नी मधु नागर को भी गिरफ्तार किया था, जो अब जमानत पर है। काना के खिलाफ एलओसी और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था। अब नोएडा पुलिस रवि काना को थाईलैंड से लाने की तैयारी कर रही है। अपने गांव से दूर रवि काना ने ग्रेटर नोएडा आकर इसको अपना नया ठिकाना बनाया। उसने सुंदर भाटी से अलग अपना अलग गैंग खड़ा किया और पुलिस के साथ मिलीभगत करके करोड़ों का कबाड़ का कारोबार खड़ा कर दिया। लेकिन इस बीच वो लगातार अपराध करता रहा। जब पुलिस ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया तो उसने ग्रेटर नोएडा से थाईलैंड तक का सफर तय कर लिया। अब इंतजार है उसकी वापसी का, जिससे उसके गुनाहों का हिसाब किताब हो सके। ग्रेटर नोएडा से कैमरामैन अरुण नेगी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए आपको इंदौर से एक दिलचस्प रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के सबसे साफ शहर को लोकसभा चुनाव में मतदान में नंबर 1 बनाने के लिए अनूठी पहल की जा रही है। इंदौर की सबसे जो प्रसिद्ध यहाँ पर दुकान है 56, वहाँ पर 13 मई को मतदान करने वालों को जलेबी, पोहे, नूडल्स, मंचूरियन, आइसक्रीम फ्री में खिलाया जाएगा और जो सुबह जाकर जल्द मतदान करते हैं उन्हें मुफ्त नाश्ता खिलाया जाएगा। इंदौर के लोग इसको सुनकर बेहद उत्साहित हैं। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त देश के सबसे साफ़ सुथरे शहर में हैं और ये है यहाँ का मशहूर 56 दुकान। 56 दुकान की वैसे तो कई खासियत है, साफ़ सुथरा तो है ही, जैसे पूरा शहर साफ़ है, लेकिन चुनाव में मतदाताओं की जागरूकता को बढ़ाने के लिए 56 दुकान, चूँकि वैसे भी इंदौर अपने पोहे और जलेबी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ एक और बात हुई है कि जो मतदाता आएंगे उन्हें मतदान के दिन क्या मिलेगा दादा? अब जिस दिन मतदान के दिन आपके वोटर्स आएंगे इधर पोहा जलेबी, उसके पैसे लेंगे? नहीं लेंगे। तो पूरे दिन फ्री में पोहा जलेबी खिलाएंगे उनको? पूरा दिन नहीं, 12 बजे तक 12 बजे टाइम रहता है। 12 बजे तक पूरा दिन, 9 बजे तक 9 बजे तक 9 बजे तक फ्री में पोहे देंगे। जी। तो लगभग कितने लोग आ जाते हैं 9 बजे तक? अब ये तो वोटर के ऊपर है जो ऐसे आम दिनों में कितने अब आते हैं? हाँ, आम दिनों में तो अच्छे, बाकी मतदान के दिन क्या बोल नहीं सकते कितना क्या होगा। अच्छा, तो अगर आप मतदान के दिन यहाँ 7 से 9 बजे तक आते हैं तो फ्री में यानी मुफ्त में आप पोहा जलेबी खा सकते हैं 56 दुकान में यहाँ पर। और कई जगहों पर कहा गया है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर यानी पहली दफ़े के मतदाता हैं उन्हें फ्री में आइसक्रीम दिया जाएगा। कई जगहों पर जो वेजिटेबल चाउमीन और मंचूरियन जैसी बातें कही गई हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में इंदौर में जो मतदान का प्रतिशत था पिछले लोकसभा चुनाव में वो लगभग 69% के आसपास था और जो विधानसभा चुनाव में लगभग 73% था। फिर से एक बार बहुत गर्मी पड़ रही है,
और यहाँ जो युवा मतदाता हैं वो अपने पोहे का जायका ले रहे हैं, फ़ोन में भी व्यस्त हैं। मैं उनको परेशान नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, चुनाव वाले दिन यहाँ पर फ्री में पोहा जलेबी मिलेगा सुबह 7 से 9। आप मतदान करने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आएंगे? फ्री में पोहा जलेबी भी खाएंगे यहाँ पे? बिल्कुल खाएंगे। क्या मुद्दे क्या रहते हैं आप लोगों के लिए? आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं इस बार? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो इस बार तो आपको फ्री में आइसक्रीम भी मिल सकती है, ऐसा भी कई दुकान वाले कह रहे हैं। तो मुद्दे क्या हैं आपके लिए? वो जॉब से रिलेटेड। जॉब से रिलेटेड। भाई साहब, आपका शुभ नाम? अभिजीत। अभिजीत जी, जो चुनाव वाला दिन है, मतदान का दिन है, कई दुकान फ्री में, कोई पोहा जलेबी दे रहा है, कोई आइसक्रीम खिला रहा है, तो आपको लगता है कि युवा वोटर्स और बाकी के लोग भी घर से निकलेंगे और वोट देंगे ऐसी बातों से? सर देखिए, पहले तो वोटिंग तो फंडामेंटल राइट है, सबको देने आना चाहिए। कोई पोहा जलेबी के लालच में या उसके लालच में अपने को नहीं आना चाहिए। एक ऐसे प्यार से कि चलिए आइए, लोकतंत्र का उत्सव है। जी, आना तो चाहिए। बहुत उनको समझ है कि जो पहले फर्स्ट टाइम वोटर है उनको मालूम है कि वोटिंग कैसी होती है, किस लिए करते हैं वोटिंग। अपने जो अधिकार है, मताधिकार है, जो 18 साल की उम्र के बाद मिलता है, उसका प्रयोग करें, तो उसकी वजह से उनको देश के विकास में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मतलब उसमें भी उसका मकसद केवल एक ही मकसद है कि वो लोग बैचलर्स जो सुबह उठ के सबसे पहले नाश्ते की तैयारी में लग जाते हैं, और हो सकता है कि उस तैयारी के पीछे मतदान को स्कीप कर दें, क्योंकि सुबह उठे, नाश्ता तैयार किया और उसके बाद में उनका ऑफिस का काम है, तो मतदान ही स्कीप होगा। तो हम ये बोलते हैं कि आप मतदान को स्कीप मत करिए, आप तो मतदान कर लीजिए, फिर जलपान कर लीजिए, नाश्ते को स्कीप कीजिए, मतदान कीजिए, और हम आपके लिए खड़े हैं कि वो जो काम हाँ आपको करना है वो हम कराएंगे। कुछ लोग फ्री में आइसक्रीम भी दे रहे हैं। वो हमने ऐसा एक प्रस्ताव रखा था कि वो लोग जो कि फर्स्ट टाइम वोटर है, तो एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम वोटिंग करने निकला है, तो उसको एक फिस्ट भी मिलना चाहिए। और वो कोशिश हम कर रहे हैं कि हम उस पर आइसक्रीम खिलाएंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं, जो सुबह जल्दी उठ के वोटिंग करने निकलते हैं। भारतीय राजनीति में धन बल का असर बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनावों के पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में ज्यादा अमीर उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश दूसरे दौर के चुनावों में दूसरे सबसे धनी उम्मीदवार, लेकिन देनदारियों में नंबर 1। वैसे उनके पास 593 करोड़ की संपत्ति है। इलेक्शन वॉच एडीआर की समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु ग्रामीण सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डीके सुरेश ने अपने शपथ पत्र में सबसे ज्यादा 150 करोड़ की देनदारियां घोषित की हैं। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संजय शर्मा दूसरे नंबर पर हैं, जिनकी देनदारियां 98 करोड़ की हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और मांड्या सीट से जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार HD कुमारस्वामी की देनदारियां 82 करोड़ की हैं। यानी इन 3 अमीर उम्मीदवारों पर करीब 300 करोड़ रुपए का कर्ज है। टॉप 10 में 4 कैंडिडेट्स बीजेपी के हैं, 4 कांग्रेस के हैं, और जो हाई लाइबिलिटीज़ वाले होते हैं वो जनरली जिनका बिजनेस होता है या कोई कॉर्पोरेट वगैरह, कॉर्पोरेट अपने कंपनीज चला रहे होते हैं, उन लोगों का होता है। और लाइबिलिटीज़ में क्या कुछ आता है? सो लाइबिलिटीज़ में मेनली एक तो बैंक लोन आते हैं, एक इंडिविजुअल लोन अगर आपने अपने पर्सनल उसके लिए लिया है, और दूसरी चीज़ें जो आती हैं आपकी गवर्नमेंट ड्यूज़, और इसके अलावा अगर आपकी बिजनेस का वो है तो उसमें GST और सर्विस टैक्स, इस प्रकार के जो टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब चीज़ें आपको डिटेल्स देनी पड़ती हैं। दूसरे दौर के चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार वेंकट रमने गौड़ा हैं, जो कर्नाटक की मांड्या सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। इनके पास 622 करोड़ की संपत्ति है और उन्होंने 24 करोड़ की देनदारियां भी बताई हैं। 10 सबसे ज्यादा देनदारियों वाले उम्मीदवारों में IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी हैं, जो केरल के तिरुवनंतपुरम से बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं। उनकी देनदारियां 21 करोड़ की हैं। लाइबिलिटीज़, हमारा जो तजुर्बा है, तकरीबन 40 से 50% कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपनी लाइबिलिटीज़ दिखाते हैं, और इसमें उनको सबकी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, अपनी ही नहीं, स्पाउस की भी और डिपेंडेंट्स की भी। सबसे ज्यादा कर्जदार उम्मीदवारों की ये लिस्ट बताती है कि भारतीय राजनीति में पैसे का असर बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इन अमीर उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति खुद घोषित की है, लेकिन भारतीय चुनावों में
काले पैसे का असर बढ़ता जा रहा है और चुनाव आयोग ने अब तक इन लोकसभा चुनावों में 12,000 करोड़ से ज्यादा की प्रलोभन सामग्री जब्त की है। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।